हेडिंग डालिए। किसका मॉडल करने वाले हैं आज हम लोग? सोमरफेल्ड। कभी कभी कोई कोई बुक सोमरफेल्ड एंड बोर मॉडल करके भी लिखती है ना, साथ साथ में दोनों ने उनके काम करने के बाद या साथ साथ में ही लगभग इन्होंने काम किया था। बोर के साथ ही साथ आया था लगभग लगभग, थोड़ा सा बाद में सोमरफेल्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट ऐसे थे, बोर ने आपको कॉन्सेप्ट दिया था शेल्स का, ऑर्बिट्स का, है ना, कि सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो बोर का कॉन्सेप्ट क्या था? बोर ने बोला कि ये पड़ा है अपना न्यूक्लियस बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है आपके? सर्कुलर पाथ है, और इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, KLMN बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं? 1 2 3 4, यही नाम देते हैं ना। तो नील्स बोर ने क्या बोला था कि ये क्या है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? सर्कुलर पाथ है। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला? ऑर्बिट, शेल बोल दो, या KLMN इस तरीके से नाम दे दो, या 1 2 3 4 सर्कुलर पाथ की बात की थी, है ना। और इनके मेन कॉन्सेप्ट में बात क्या थी? ये बात थी कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कैसा होगा? NH/2 H/2 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम बोले तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 इस तरीके से, शेल नंबर के बराबर। ये बात करी थी किसने? नील्स बोर। अब सोमरफेल्ड ने इसमें क्या एक नया वो वर्ड यूज किया इसमें। इन्होंने बोला शेल के अलावा एक और चीज इंट्रोड्यूस की जिसको हम लोग बोलते हैं सबशेल। क्या बोलते हैं हम लोग? सबशेल। इन्होंने बोला शेल के अंदर और भी पार्टीशंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन नहीं कह सकते, बोलेंगे शेल के अंदर भी और चीजें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबशेल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? सबशेल। तो सबशेल की डिस्कवरी किसने करी? सोमरफेल्ड। सबशेल के बारे में इन्होंने बताया कि सबशेल सर्कुलर भी हो सकता है और सबशेल आपका इलिप्टिकल भी हो सकता है। इलिप्स जानते हैं ना, सर्कल और इलिप्स तो सब लोग जानते होंगे। सोमरफेल्ड ने क्या बोला? किसकी डिस्कवरी करी? इंट्रोड्यूस कर दिया किसको? सबशेल। और सबशेल कैसे थे? विद इन द शेल होंगे, और कैसे हो सकते हैं? सर्कुलर भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। सर्कुलर भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? इलिप्टिकल भी हो सकते हैं। शेल के अंदर क्या बताया? सबशेल। सबशेल का शेप कैसा है? उन्होंने शेल का शेप कैसा बताया था? सर्कुलर। नील्स बोर ने इन्होंने बोला सर्कुलर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? इलिप्टिकल हो सकता है। अगर हम लोग बात करें किसी सर्कल की, तो उसमें रेडियस अगर आप देखोगे तो रेडियस क्या होगी? इक्वल होगी, मतलब एक ही रेडियस होगी। सर्कल की अगर बात कर रहे हो, किसी चीज को अगर सर्कुलर कह रहे हो तो एक ही रेडियस होगा ना, कहीं से भी ले लो, वैल्यू सेम होगी। ठीक है। इलिप्स की अगर बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ऐसे हम बोल रहे हैं, सबशेल इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं, तो सबशेल में क्या होगा? अगर इधर से रेडियस लिए तो बड़ा रेडियस आ गया, अगर मान लो इधर से तुमने लिया तो छोटा आ गया। तो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस,
क्या बोलेंगे इसको, मेजर एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ये आपका क्या है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, क्या बताना चाह रहे हैं, इलिप्टिकल सबशेल की बात। अगर मेजर और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएंगी तो वो सबशेल कैसा बन जाएगा, सर्कुलर। अगर मेजर और माइनर दोनों इक्वल कर दो तो क्या बन जाएगा, मेजर माइनर का मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा कुछ, दोनों इक्वल हो गई ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलिप्टिकल सबशेल है हमारे पास, अगर उसकी मेजर एक्सिस की वैल्यू हम धीरे धीरे कम करते जाएं और माइनर एक्सिस की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएं, तो ऐसा होगा कि जो इलिप्टिकल सबशेल है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, सर्कुलर। तो यानी कि इलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल हो सकता है, इलिप्स का एक स्पेशल केस सर्कल हो सकता है ना, जिसमें हम मेजर माइनर क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो उसको हम सर्कल बोल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब सोमरफेल्ड का जो मॉडल था वो ये बोल रहा था कि भाई जो ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो वो एक स्पेशल, मतलब जो सबशेल है वो ऑर्बिट जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस है, उसमें क्या होगा, मेजर और माइनर एक्सिस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है बात। अब जो हमने जैसे यहाँ पे बात की थी नील्स बोर के मॉडल में, तो नील्स बोर के मॉडल में हमने क्या बोला, एमवीआर की वैल्यू हमने निकाली NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। इन्होंने सबशेल के अकॉर्डिंग, सोमरफील्ड ने क्या किया, ये नोट हो गया सबका, सोमरफील्ड ने क्या किया, सबशेल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम की बात की, और क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, स्मॉल के लिखते हैं, मैंने कैपिटल गलती से लिख दिया, क्या लिखते हैं, स्मॉल के h अपॉन 2, k की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4, इस हाँ, नेवर बी जीरो, जीरो की बात, एच वही है, हाँ प्लैंक कांस्टेंट, पाई वही है, ठीक है। तो शेल के अंदर सबशेल है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि शेल के अंदर सबशेल होंगे कितने, जैसे मान लो हमने बोला कि शेल नंबर है हमारा 4, शेल नंबर क्या है हमारा 4, तो फोर्थ सब शेल में सबशेल का नंबर कितना होगा, कितने सबशेल होंगे, तो याद रखिए जो शेल नंबर होता है, जैसे चौथे शेल की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें सबशेल होंगे 4, कितने सबशेल होंगे 4, तो सबशेल का नंबर क्या होगा, सबशेल का नंबर होगा n होता है क्या, शेल। बात समझ में आई कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है ना, गंदी सी, 2 मिनट के लिए ऐसी कहीं से, जो भी है अजीब सा है।
आपको क्या ध्यान रखना है? जब टीचर फोन ऑफ करके आ सकता है, टीचर साइलेंट करके आ सकता है, तो आप क्यों नहीं करके आ सकते? आना चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। चाहिए। चलिए। हाँ, शेल नंबर 2 है तो सब शेल 2, शेल नंबर 1 है तो उसमें केवल एक ही सब शेल, है ना? एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन बनाते नहीं है। क्या करें? गूगल गूगल से क्या करें? सर्च कर लेते हैं भैया। बनेगा नहीं अच्छा तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। हाँ, कौन है ये? सोम, ऐसे ना करें आप, बंद करें इसको। दिख रहा है कोई इलिप्स वगैरह? ये तो पता नहीं, सोमरफेल्ड के पिक्चर आ रहे हैं। मैम आपने ऊपर लिखा कुछ अलग, कुछ और लिख दिया मैंने। आ तो नहीं का मॉडल, ये एक्स्ट्रा हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ पढ़, डायग्राम से कुछ अच्छा आ गया। क्या कह रहे हैं? ये वाली ले लेते हैं, देखते हैं आप क्या हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया? ये बहुत ही गड़बड़ बात है। सेव बटन तो हमने दबाया भी नहीं था। ओए, ज्यादा लिखा था क्या आज? उड़ उड़ गया? ये लोग मेहनत करवाएंगे, चलो बनाते हो। हम बनाना नहीं चाह रहे थे। क्या? गूगल पे क्या दिखा रहे? नहीं, कोशिश करते हैं। एक इलिप्स है, अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है समझ लीजिए। अब दूसरा बनाएंगे, थोड़ा छोटू करेंगे, मतलब ये वाली एक्सिस को बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा, हो गया थोड़ा बड़ा, बहुत ही गंदा बड़ा हुआ। तीसरे को क्या करें? तीसरे को थोड़ा और इसकी ये वाली एक्सिस बड़ी कर दी, सेंटर आउट होता जा रहा है। हाँ, ये सर्कुलर बना दिया हमने, थोड़ा एज्यूम कर लो, थोड़ा समझ लो। हाँ, यहाँ न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस तो नहीं है एग्जैक्टली, न्यूक्लियस लिख देंगे तो यहीं पे होगा, फिर गड़बड़। ये मान लो आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल सबशेल हम बोल रहे हैं पहली, ये वाली को हमने बोला दूसरा, इसको क्या बोला तीसरा, इसको क्या बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी नोट मत करना। हाँ, शेयर करेंगे ना तो हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बना ना, इसीलिए तो हम ऑनलाइन डालना चाह रहे थे। ये वाला देखिए, जो ग्रीन वाला बनाया हमने, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों एक्सिस क्या है, लगभग लगभग एज्यूम कर लीजिए कि सेम, सिमिलर नहीं है, सेम। तो ये वाले ग्रीन वाले डायग्राम में क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है, इक्वल।
मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है, इक्वल। ठीक, तो अगर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है 4, मतलब अगर शेल नंबर क्या है आपका 4, चौथे शेल की बात हो रही है, तो सब शेल का नंबर क्या क्या होगा, सब शेल होंगे कितने, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इनके लिए k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू, k सब शेल को डिनोट करता है, इनके लिए k की वैल्यू होगी 4 3 2 1। k की वैल्यू क्या आएगी इनके लिए, अगर n इज इक्वल टू 4 है, मतलब चौथे शेल की बात कर रहे हो, तो उसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी 4 3 2 1, 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं, ये एक सब शेल, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 4 सब शेल है किसमें, शेल नंबर 4 में। ये सबके लिए क्या है, वैल्यूज अलग अलग हैं। जैसे जो इक्वल वाला है, ये जो इक्वल वाला है जिसमें मेजर माइनर बिल्कुल इक्वल है, इसमें n इज इक्वल टू भी 4 है और k इज इक्वल टू भी क्या है 4। k किसको डिनोट कर रहा है, k डिनोट कर रहा है सब शेल को, और n किसको डिनोट कर रहा है, शेल। n किसको डिनोट कर रहा है, शेल। ये एक शेल के अंदर ये इतने सारे सब शेल, जिसमें से एक कौन सा है, एक सर्कुलर बन रहा है, और बाकी सारे कैसे बन रहे हैं आपके, इलिप्टिकल बन रहे हैं। जैसे इसके बाद अगर वाला, इसके जस्ट बाद वाला लोगे, तो n इज इक्वल टू तो 4 है, लेकिन k इज इक्वल टू क्या हो गया इसके लिए 3। फिर इसके बाद वाला और लोगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू तो 4 है, लेकिन k इज इक्वल टू क्या है 2। ये वाला जो लास्ट वाला सब शेल है, n इज इक्वल टू 4 है, लेकिन k इज इक्वल टू क्या है इसके लिए 1। ठीक है, नोट करिए जरा इसको। हम्म, नहीं, थोड़ा उससे बुक वगैरह में दिया हो तो बना लेना, नहीं तो ऑनलाइन में दिया, बुक में कभी दिया रहता कभी नहीं। हाँ, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, समझने लगे तो बन रहा है तो बना लो। उसमें से आया नहीं ना, नहीं तो मैं तो उससे चिपका देती। अभी तक हम शेल ही पढ़ रहे थे, सब शेल नहीं पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, एन बाई के अगर निकालना है तो यहां से निकलता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या किसी ने कुछ और बोला, एन है आपका शेल नंबर और के क्या है, सब शेल नंबर। एक एन के लिए 4 के की वैल्यू है, देख रहे हैं ना। क्या, हाँ, 4 आ जाएंगी ना, एन बाई के करोगे तो। मतलब एन और के का रेशियो निकालना है, तो अगर आपको मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है तो आप निकाल सकते हो, और अगर एन और के पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, तो इनका रेशियो निकाल सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी चीज। सवाल इसमें कभी आता नहीं है सोमरफेल्ड मॉडल पे, इसीलिए इसको क्या करते हैं, लेकिन ये सब शेल का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने। शेल के अंदर सब शेल के अंदर बात करेंगे ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की।
चीजें तो ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। जो शुरू में वो उन्होंने किसने बताया था सबसे पहले? थॉमसन ने बताया था ना। थॉमसन ने बोला पॉजिटिव पार्ट में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसमें है, बीच में न्यूक्लियस छोटी सी जगह पे है। फिर कौन आ गए? नील्स बोर आ गए। नील्स बोर ने सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे नहीं, यूं ही नहीं पड़े हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं फिक्स एनर्जी लेकर के। फिर अब नए ये कौन आ गए? शेल के अंदर सब शेल का कॉन्सेप्ट लेकर के सोमरफेल्ड आ गए। नहीं बन रहा है ना, छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है तो उससे बना लीजिए। डायग्राम नहीं बन रहा ना, अच्छा बना ही नहीं, अजीब सा बना, वो देख के अजीब लगा। बात समझ आ गई ना? एन बाई के का मतलब है अगर आपको शेल नंबर पता है और आपको क्या सब शेल का नंबर पता है, तो आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये रेशियो निकाल सकते हो। एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि ये नोट हो गया। ठीक है, अब शेल के अंदर बात आ गई किसकी? सब शेल की बात आ गई, तो सब शेल कौन कौन से होते हैं ये सब भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और शेल के अंदर अब इसके बाद बात की जाएगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, उसमें एक चीज बात करेंगे हम लोग ऑर्बिटल की, कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल कितने होंगे। ठीक, तो एक ऐसे छोटा सा चार्ट बना लीजिए। अगर आपको शेल नंबर पता है, क्या पता है? शेल नंबर। मान लीजिए शेल का नंबर है n। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेल को किस नंबर से डिनोट करेंगे? n से। तो इसमें सब शेल का नंबर होगा, सब शेल होंगे कितने? इस सब शेल में अब अभी हम लोग ऑर्बिटल हमने पढ़ा नहीं है। ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल अगर हम लोग बोले, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, एन स्क्वायर। ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? एन। और ऑर्बिटल के बाद अगर हम बोले कि इस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 2n²। जब आप क्लास 10th में या 9th में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक रूल आपको सिखाया जाता है, बोर बरी रूल। ठीक है, या नील्स बोर का रूल। दो साइंटिस्ट से, बोर बरी, दोनों ने मिलकर दिया था। नील्स बोर ही थे ये, और उनके साथ एक और साइंटिस्ट से, उन लोगों ने रूल दिया था। तो आपको ऐसे सिखाया जाता है कि सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो आप फिल करते हो 2 8 1, ऐसे बताया जाता है ना आपको। तो ये वाला कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर हम देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते कहां से, किस फॉर्मूला से? इसी फॉर्मूला से, 2n² इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। पहला शेल है तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा? 2। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये मैक्सिमम नंबर की बात कर। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कैसे निकलता है? 2n² से ये भी निकलता। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? क्या? हाँ, तो थर्ड में भी तो निकाल सकते हैं मैक्सिमम कितने भर सकते हो आप। यहाँ कितना आ गया? 8 आ गया। अब अगर थर्ड शेल में, यहाँ सोडियम के केस में 1 है, क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल में मैक्सिमम आप कितने भर सकते हो, तो कितने हो जाएंगे? थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ना, 2n²। थर्ड की बात हो रही, रितिका कोई दिक्कत है बेटा? थर्ड की बात हो रही है तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ जाएगा? थर्ड में 18 मैक्सिमम भर सकते हो।
फोर्थ की बात होगी तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर, अगर आपको शेल नंबर पता है तो कितने सब शेल होंगे, कितने आपके ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप बता लेंगे। पक्का? आने वाला, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी शेल में, जैसे हमने बोला कि चौथे शेल में 32 अभी हमने निकाले ना, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उन इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे घूमने का डायरेक्शन अलग अलग होता है। अपनी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन, एक तो बात करी जा रही है कि ऑर्बिट में वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और एक अपनी एक्सिस पे भी घूमता है वो इलेक्ट्रॉन, अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है। तो एक्सिस पे जो उसका मूवमेंट होता है वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज और एक को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी शेल में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका जो हाफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज घूमेगा, और हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे नंबर, 18। थर्ड में कितने थे, 18, 2n² लगा दिया आपने, टोटल आ गया 18। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज घूमेंगे और कितने एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या बताओगे, 9 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे और 9 इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक। तो इसमें जो आपके 32 इलेक्ट्रॉन, अगर फोर्थ की बात करो तो 32 में 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, और 16 इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे आपके, एंटी क्लॉकवाइज। और क्या, तो क्या कर रहे हो आप अभी, ये लोग कर लो, पीछे वाले बच्चे थोड़ा क्या रह गए। शेल पता है तो सब शेल का नंबर, ऑर्बिटल का नंबर, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, फॉर्मूला याद हो गया सबको। शेल पता है तो सब शेल कितने होंगे, शेल नंबर के बराबर n हो जाएंगे, और फिर ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, n², और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसमें टोटल 2n, जिसमें से हाफ क्या होंगे क्लॉकवाइज और हाफ कैसे घूमेंगे। हम्म, पक्का। किया जाए, हेडिंग डाल दी क्या, क्या कर रहे हो आप लोग, सबका हो गया, पक्का से। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं।
हाँ टॉपिक तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद बहुत कहानी है, मतलब मॉडल तो लास्ट है। हाँ लेकिन इस मॉडल का केवल हम लोग नाम लिखेंगे, इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत लंबे हैं, तो उस पर काम करना है अपने। तो थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए। हाँ खुद नहीं निकालेंगे, खुद इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर केवल इक्वेशन बताई जा रही है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज है ना। जब आप कौन सी क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तब वो पढ़ाई जाती है। क्या क्या इसके हायर जैसे एमएससी वगैरह करते हैं, कोई पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उसमें ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्मेट पढ़ाया जाता है, जेई में नहीं, जेई में। ठीक है, लेकिन इक्वेशन है, इक्वेशन आती है कम कम। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी fails to describe classical electromagnetic theory fails to describe uncertainty principle अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ये जो मैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो सिंपल बोली जाती है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। ब्रैकेट में लिख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डिस्कस्ड, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात हो रही है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डिस्कस्ड, इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन जब हो रहा है इस थ्योरी के थ्रू, फिजिक्स में तो चल रही है ना, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, मामला खराब हो जा रहा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। द थ्योरी विच फॉलो नहीं, ब्रैकेट खत्म हो गया। द थ्योरी विच फॉलो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो फॉलो करती है, कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ये जब आप अच्छी वाली मैथ्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुनते हैं कि टफ टॉपिक है। अभी भी अच्छा लग रहा है। सेंट्रल इक्वेशन, नेक्स्ट लाइन लिखिए, सेंट्रल इक्वेशन ऑफ दिस थ्योरी, central equation of this theory, central equation of this theory is called इक्वेशन का नाम याद रखना, इक्वेशन याद रखना, स्क्रोडिंजर साइंटिस्ट का नाम है, हम नहीं कह सकते थे उसको। स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर भी बोलते हैं, स्क्रोडिंजर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रोडिंजर इक्वेशन। इक्वेशन लिख लो, खतरनाक है। हमने भी करी थी, लेकिन अब हमें भी काम नहीं आता तो ध्यान नहीं रहती है।
काम भी आनी चाहिए ना कोई चीज। जिस चीज का कोई काम नहीं होता वो क्या होता है आदमी, उसको भूल ही जाता है फिर वो। जीरो। डेल्टा स्क्वायर साई बोलते हैं इसको, साई साई लिखते हैं पी एस आई और बोलते क्या है साई, पी साइलेंट है। डबल डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, डी स्क्वायर करके लिखते हैं तो डबल बोलते हैं। बोलो भाई, मैथ्स तो आपको ही पता है, हमें नहीं पता है। नहीं बस इक्वेशन आती है, कभी कभी एक बार आई है। हाँ याद करना पड़ेगा तभी तो। त्रिशूल इज साई, त्रिशूल नहीं बोलेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं त्रिशूल बोल रहे हैं। 8 पाई स्क्वायर m बाई h खत्म ही नहीं हो रहा। दोनों इक्वेशन, ये एक फॉर्मेट है, ये इजी फॉर्मेट है, ये दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा। साई का, साई साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइगेन वैल्यू, आइगेन आइगेन। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हम लोग किस पे जाएंगे, फाइंडिंग्स पे, उस पे ही काम करना है। पढ़ेंगे कैसे, इक्वेशन को पढ़ेंगे कैसे, कहा, ये तीनों डायरेक्शन में लिया ना, एक्स वाई जेड। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ये तो पढ़ ही लेंगे। ब्रैकेट में क्या है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, इसको तो पढ़ ही लेंगे। पढ़िए जरा, हर्ष पढ़िए इसको। स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस e स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस e स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर माइनस। याद करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट e माइनस v इनटू साइन। हाँ कोई भी फॉर्मेट दिया जा सकता है, ठीक है। चार अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस स्क्रूडिंगर इक्वेशन से आया क्या, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिटल बताएंगे। अब ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। इसके नीचे हाफ पेज और छोड़, एक पेज और छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा आइगन वैल्यू वैल्यू बता दूंगी, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी बता, एक पेज आप ब्लैंक छोड़ देना। चल अब बात कर लेते हैं, हेडिंग डालिए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हेडिंग डालिए एक एक। आदि आप क्या कर रहे हो, आंखें क्यों ना चाह रहे हो, ऐसे कर रहा था मैं तो कर भी नहीं सकती। चलो ऑर्बिटल पहले समझो, पहले समझो 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 समझो, समझो ध्यान से। नील्स, नील्स बोलने शुरू से कहानी शुरू करते हैं। रदर थॉमसन ने क्या बोला, वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया, क्या बोला, पॉजिटिव मास जो है वो इक्वल है और उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से पोजीशन बताई।
फिर रदरफोर्ड आ गए, रदरफोर्ड ने किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। बोला पॉजिटिव पार्ट बहुत छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में, बीच में फोकस्ड है, सेंटर में, और चारों तरफ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का ज्यादा पार्ट जो है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है, ये बात करें। फिर नील्स बोर आ गए, नील्स बोर ने बोला कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं, कुछ सर्टेन सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उनको ऑर्बिट या शेल्स बोलते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस। ये बात कर दी किसने, बोर ने। फिर उसके साथ साथ एसोसिएटेड वे में नील्स बोर के साथ साथ कौन आ गए, सोमरफेल्ड आ गए। सोमरफेल्ड ने बोला शेल का कॉन्सेप्ट ही केवल नहीं है, शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं। जैसे शेल नंबर अगर 4 है तो उसमें सबशेल कितने होंगे, 4 उसके अंदर और सबशेल होंगे, ठीक है, तो 4 सबशेल होंगे। ये बात करी किसने, सोमरफेल्ड ने। इसीलिए नील्स बोर और सोमरफेल्ड के मॉडल का भी ड्रॉबैक बताएंगे तो आपको नील्स बोर के मॉडल में आपसे पूछा गया था कि जो स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम में हमने बोला कि सपोज आपका किसी कलर की लाइन आ रही है, रेड कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, रेड कलर की लाइन आई या ब्लू कलर की लाइन आई स्पेक्ट्रम में, तो कुछ साइंटिस्ट ने ये पूछा कि ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है या ब्लू लाइन आ रही है, उसमें जैसे मान लीजिए ये रेड कलर की लाइन है, इस तरीके से एक पट्टी दिखाई दी रेड कलर की, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि कहीं कहीं पे स्पेक्ट्रम में बहुत पतली पतली फाइन लाइंस दिखाई देती है, मतलब ये तो मैं कम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बहुत पतली पतली फाइन लाइंस दिखाई देती है। ये फाइन लाइंस क्या है, इसका आंसर तो आपने दे दिया कि जिस कलर का वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हो गया कलर, बैंड आ गया एक कलर का। आपने एब्जॉर्प्शन की बात अगर करी तो कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो ट्रांसमिट हुआ वो जो रेडिएशन था उसके हिसाब से कलर आ गया, कलर के बैंड्स आ गए, कलर की लाइंस आ गई। लेकिन स्पेक्ट्रम में कुछ बहुत ही पतली पतली फाइन लाइंस दिखाई दे रही हैं, उन फाइन लाइंस का क्या रीजन है, आप एक्सप्लेन करिए। तो नील्स बोर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किसने किया, सोमरफेल्ड ने किया। सोमरफेल्ड ने बोला कि भाई केवल शेल नहीं है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल है। जैसे मान लो कि शेल नंबर 4 है सपोज, है ना, तो इस शेल नंबर 4 में आपका एक सबशेल होता है 4s, एक सबशेल होता है 4p, एक सबशेल होता है 4d, एक सबशेल होगा 4f, इस तरीके से सबशेल होते हैं, एक s के नाम से, एक p के नाम से, एक d के नाम से और एक f के नाम से, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए शेल नंबर 4 है और ये शेल नंबर 3 है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉन अगर शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 पे आता है तो एनर्जी क्या करता है, अपने अंदर से एमिट करता है, और यही क्या बोलते हैं, इसी को हम अगर पैटर्न को देखें तो हम क्या बोल रहे थे उसको, एमिशन स्पेक्ट्रम। यही बात करी थी हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में। अब इस एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर एक कलर की लाइन दिखने लगी, एक बैंड दिखने लगा, तो आपने बोल दिया क्या कि एक शेल से दूसरे शेल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो पतली पतली लाइंस दिखाई दे रही है, फाइन लाइंस दिखाई दे रही है, उसका आंसर दीजिए। तो उसका आंसर किसने दिया, सोमरफेल्ड ने दिया। सोमरफेल्ड ने दिया और बोला कि केवल शेल टू शेल ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, शेल के अंदर क्या होते हैं और भी कंपार्टमेंट्स हैं जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, सब शेल। और जैसे S की जो एनर्जी होगी वो P की एनर्जी से डिफर करेगी, P की एनर्जी से D की एनर्जी डिफर करेगी, D की एनर्जी से F की एनर्जी डिफर करेगी। तो ऐसा नहीं है एक शेल में ही कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे मैंने शेल को क्या बोला कि एक स्टेप है, सीढ़ी का एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आप मानते हो। तो इन्होंने क्या बोला कि वो केवल शेल टू शेल नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सब शेल में भी मूव कर रहा है। मान लो 4s से 4p पे गया या 4p से 4d पे गया, तो लाइंस उतनी थिक नहीं मिलती हैं। लाइंस कैसी मिलेंगी, अगर एक सबशेल से दूसरे सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लाइंस कैसी मिलेंगी, फाइन मिलेंगी, ठीक है। जैसे मान लो
ये एक रूम है, उसके एडजेसेंट कोई रूम है, यहां से वहां ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो एक रूम से दूसरा रूम, ये शेल टू शेल हो गया। लेकिन अगर हम बोले इसी रूम में हमने 5 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए, उन कंपार्टमेंट में आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो, तो वो क्या होगा, एक ही शेल के अंदर सब शेल जो बने हुए हैं उनमें, और सारे जो कंपार्टमेंट्स हमने बनाए जिनको हम सब शेल बोल रहे हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या है, एनर्जी अलग अलग है, शेप अलग अलग है, इसीलिए किसी को एस बोल रहे हैं, किसी को पी बोल रहे हैं, किसी को डी बोल रहे हैं, किसी को एफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सब शेल थे इनकी भी एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन उतना डिफरेंस एनर्जी का नहीं था जितना शेल में होता है। डिफरेंस क्या था, छोटा था, इसीलिए जो लाइंस मिली वो कैसी मिली, पतली पतली मिली, फाइन लाइंस मिली। तो इसका रीजन किसने दिया, सोमरफेल्ड ने दिया, नील्स बोर इसका आंसर नहीं दे पाया। सबशेल का कॉन्सेप्ट आया, जो पतली पतली लाइंस मिली थी उसका आंसर इन्होंने दिया। उसके बाद जो मॉडल आया वो कौन सा मॉडल था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये बेसिकली पूरा पूरा वेव थ्योरी पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड मॉडल था, वेव थ्योरी पे। इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये वेव कंसीडर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, वेव फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कोई फिक्स्ड ऑर्बिट, कोई सबशेल, ऐसा कोई चीज नहीं है। क्या है, इन्होंने बोला कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लिखना नहीं, अभी समझा दे। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्बिटल इन्होंने बोला कि ये रहा न्यूक्लियस सेंटर में, इसके चारों तरफ एक एरिया है, इसके चारों तरफ एक वॉल्यूम है, इसके चारों तरफ एक 3D में स्पेस है, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उस एरिया को क्या बोल रहे हैं, उस 3D स्पेस को ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। कोई शेल सब शेल की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, वेव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि इसके चारों तरफ ये मान लो ये एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मान लो कि आप एक क्लॉक लेकर के बैठ गए इलेक्ट्रॉन को देखने, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप एक एटम को लेकर के उसके देखने लगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आप बैठ के घड़ी से टाइम नोट कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो ये न्यूक्लियस है, और आपने देखा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोई ऐसी जगह ऐसी है जहां पे यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बीच में सेंटर पे आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इधर इधर पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। जिस जगह पे, जिस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रहता है, उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपको मैंने, हर्ष को बोल दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक, अब हर्ष जिस घर में रहता है आजू बाजू में 5-6 इनके क्या है, नेबर हैं, 5-6 पड़ोसी हैं। ठीक, लेकिन हर्ष सबके घर पे बराबर से नहीं जाता है, एक एक फ्रेंड्स ऐसे, एक दो फ्रेंड इसके ऐसे हैं, दो एडजेसेंट मान लो मकान ऐसे हैं जहां पे क्या है, ये मैक्सिमम टाइम, अगर ये घर से निकलेगा तो मैक्सिमम टाइम कहाँ जाएगा, उन्हीं दोस्तों के, दो के घर में जाएगा। ठीक है, तो 5 पड़ोसी हैं, आपको बोला जाए इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो जो एडजेसेंट हाउस है उसमें इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये है इलेक्ट्रॉन, तो एडजेसेंट जो हाउस हो गए, अगर उनका 3D में स्पेस पूरा वॉल्यूम आप देखो तो उन एडजेसेंट हाउस को इलेक्ट्रॉन का क्या बोलोगे, घर बोलोगे, वहां पे उसको क्या नाम दोगे आप, ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है कि 3D में न्यूक्लियस के चारों तरफ का 3D में वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, ना शेल ना सब शेल, क्या बोल दिया, 3D में एक एरिया है, एक वॉल्यूम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। ठीक, अब ये जो ऑर्बिटल थे, 3D की जो बात करी इन्होंने, ये जो ऑर्बिटल थे, ये ऑर्बिटल के अलग अलग शेप बताए गए
कि एक को हम बोलते हैं एस, एक को हम बोलते हैं पी, एक को हम बोलते हैं डी, एक को हम बोलते हैं एफ। ठीक है, एस पी डी एफ कब बोला, कैसे बोला? जैसे मान लो कि किसी एटम का ये किसी ऑर्बिटल को देखा इन्होंने, है ना। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि एक ये, अब बोर्ड पे तो स्फीयर दिखेगा नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पार्ट में दिख रहा है आपको, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ? स्फेरिकल वे में दिख रहा है। एरिया कैसा कवर कर रहा है वो? स्फेरिकल वॉल्यूम कह दो या स्फेरिकल स्पेस है 3D। तो ऐसे वाले को ऑर्बिटल को लिखना नहीं है, ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन किस तरीके के शेप में आपको, उसका जो 3D आप ड्रॉ करो वो किस तरीके का दिखाई दे? स्फेरिकल। मतलब क्या है, एक आदमी क्लॉक लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बगल में, और क्लॉक लेके बैठ के क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ कर रहा है, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। आधे घंटे तक उसने पूरा इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या किया? ड्रॉ किया। फिर उसके बाद देखा कि जो पार्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? अगर स्फीयर बन रहा है तो उसको कैसा ऑर्बिटल बोला उन्होंने? एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक। अगर आपको कुछ, जैसे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे, स्पेस 3D में कैसा आ जाए? लीफ, क्लोवर लीफ बोलते हैं, इस तरीके का स्पेस दिखाई दे, मतलब बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस हो गया। और इस तरीके का पैटर्न अगर दिखे, ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जिस जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर उसको आप बोलो क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस तरीके का अगर आपको शेप दिखेगा तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोग पी। क्या बोलते हैं? पी। एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आप कोई बॉल लेते हो, तो उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बता सकते हो क्या? किसी को भी एक्स ले लो, किसी को भी वाई बोल दो, किसी को भी जेड बोल दो, सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में देखो, पहली बात ये समझ लो, लिखने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एक बार में समझ नहीं आता। तो आज एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करके फिर से एक्सप्लेन करूंगी, और फिर उसके साथ साथ लिखवाऊंगी, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगी चीज। अभी क्या बता रही हूँ आपको? मोटी मोटी बात बता रही हूँ कि ऐसा, अगर आपको एरिया 3D वाला कैसा दिखा? स्फेरिकल, तो उसको क्या बोल दिया आपने? ये न्यूक्लियस था। ये स्फेरिकल अगर एरिया दिख रहा है, स्फेरिकल एरिया में, स्फेरिकल वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इसको क्या नाम दिया? एस ऑर्बिटल। हमने नहीं खोजा इसको, किसने खोजा? साइंटिस्ट ने खोजा, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दिया। पी की बात अगर करो तो पी ऑर्बिटल में क्या दिखेगा आपको? एरिया किस तरीके का? लीफ स्टाइल में, ठीक है। जो ये बीच का पॉइंट है, इस ये पॉइंट को न्यूक्लियस आप कह सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आपको पता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये एरिया जो होगा, यहाँ पे क्या होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शेप का दिख रहा है तो क्या बोलोगे? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में भी तीन तरीके के पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं पी। एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, स्फेरिकल शेप, कोई उसमें एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस नहीं बोल सकते। पी में हम क्या बोलते हैं? तीन एक्सिस बोल सकते हैं। सपोज मान लो ऐसे अगर बोलो, इसको एक्स एक्सिस अगर ले लो, बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको जेड ले लो, इसको अगर एक्स ले लो, और एक और एक्सिस हो जाएगी, इसको वाई ले लो, ठीक है। या एक्स वाई जेड, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है, जैसे लेना चाहो वैसे ले सकते। तो अगर आपका ऑर्बिटल ऐसे दिख रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या नाम दोगे? अगर ये दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या नाम दे दोगे आप? पी।
और अगर ये कैसा दिख रहा है आपको, z एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको क्या नाम दोगे, क्लियर है बात, पक्का। पी तीन तरीके से, अगर डी की बात कर लो तो डी को 5 तरीके का बताया गया। कितने तरीके के ऑर्बिटल है डी, एफ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसलिए आपको याद ही नहीं करना है। एफ का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स, 3D में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एफ का। इसके बाद एफ है एस के इंफिनिटी, टाइप नहीं मिलेगा, एस सब क्या होगा, एक ही तरीके का। अगर पहले शेल का एस है तो साइज छोटा होगा, बड़े शेल सेकेंड शेल का एस है तो उसका स्फीयर बड़ा हो जाएगा, थर्ड का है तो उसका स्फीयर और बड़ा हो जाएगा। किस शेल का एस ऑर्बिटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस शेप और सेम रहेगा, आपका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट शेल की अगर आप बात कर रहे हो एस ऑर्बिटल को तो उसको बोलोगे 1s, सेकेंड की बात कर रहे हो तो उसको बोलोगे 2s, थर्ड की बात कर रहे हो तो थर्ड का एस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे, 3s। तो 1s 2s 3s में बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि सबके शेप तो वैसे ही होंगे स्फेरिकल, बस साइज चेंज होगा। 1s का छोटा, छोटा स्फीयर, छोटी बॉल, बड़ी बॉल, फिर उससे और बड़ी, ऐसे करके, ठीक है, बॉल की तरीके से स्फीयर को। डी में कौन कौन से होते हैं, डी की अगर बात करो तो डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, कहीं कहीं एक्स जेड भी लिखते हैं, बात है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाम दिए गए हैं ये डी डी जेड, ठीक है। सबके क्या याद रखने हैं अपने को, शेप याद रखने हैं कि किस किस तरीके से बने। डी में बनता है डबल डम्बल, पी को अगर बोलो तो ऐसे डम्बल, डमरू देखा है सब लोगों ने, ये पी था ना, एक को पी एक्स पी बाई पी जेड, अगर इसको डबल कर दो तो कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, डबल डबल। क्या तकलीफ है वेदांश, कोई दिक्कत है तो बोल दो, देख चेहरे से तो लग रहा है परेशान हो। अभी क्या कर रहे हैं आपको, क्या कर रही हूँ, सो हम कह रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, भविष्य के लिए तैयार कर, डी आ गया, कौन सा लिया जाए, देख पा रहे हैं, आप बोलेंगे ये कैसे डंबल कैसे लग रहा है ना, क्या है ये, देख पा रहे हैं, एक्सेस देख पा रहे हैं आप लोग, ये ओए ध्यान से देखो, चलो अंडे नहीं है, लोब्स है, ऑर्बिटल के क्या बोलते हैं इनको, लोब्स, ठीक है। डबल डंबल बोले तो मैंने डंबल कैसा बनाया था, अब पेपर पे ड्रॉ करते वक्त ऐसा ही बनाया जाता है ना, सारे ये डी जेड स्क्वायर अलग होता है, ये डी जेड स्क्वायर है, तो ये ड्रॉ नहीं कर पाओगी ऐसे, ऐसा थोड़ी पूरा ऐसा थोड़ी बनाना है, डी जेड बनाना है तो ऐसे, डी जेड बनाना है तो ऐसे एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, डीजेड ऐसे। एनसीईआरटी में सिंपल बना होगा, ये तो 3D दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है 3D मॉडल है। आप देखो ध्यान से, ये किसको दिखाया गया है, डी एक्स वाई को, डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस कहाँ पे दिखाई गई है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस ये वाली है, वाई एक्सिस ये वाली, और जेड को कैसे दिखाया है, ऐसे दिखाया है, कुछ गलत बनाऊं तो बोल देना, ये एक्स दिखाया है, ये वाई दिखाया है और ये जेड दिखाया है, सही बनाया है,
सही है, पक्का। अब जो पहला डायग्राम है ध्यान से देख के सब लोग बताएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जो आपको ऑर्बिटल के लोब दिख रहे हैं वो किस प्लेन में दिख रहे हैं? नहीं मैम, ध्यान से सोचो। जैसे डी जेड स्क्वायर है तो ये किस में दिखाई दे रहा है? इसका एक लोब ये येलो वाला ये है, ये एक येलो है, तो ये तो जेड में। हाँ हाँ, एक्स और वाई के बीच में दिख रहा है। वाई जेड को देखो, ये बात सबको क्लियर है, एक्स और वाई के बीच में दिखाई दे रहा है ये। वाई जेड वाले को देख लो, वाई जेड वाला कहाँ दिख रहा है? जेड एक्स, एक्स जेड कहाँ दिख रहा है? एक्स जेड कहाँ दिख रहा है? एक्स और जेड के बीच में। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कौन सी है, किसको देखना है? डी जेड का तो मामला क्लियर है, किसमें दिखेगा? जेड में। डी जेड स्क्वायर वाली, डी जेड ये नाम दिया गया है ना, डी जेड स्क्वायर वाला किसमें दिखेगा? जेड में। ठीक है, एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड की बात हो गई, 3 की, और चौथे की भी बात हो गई, 5 है। एक ही कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको देखो ये किसमें दिख रहा है? एक्स पे भी है और वाई पे भी है, पक्का? अच्छा, प्लेन समझते हो आप लोग? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ऐसे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है क्या, या उसके बीच में? बोलो बोलो, ध्यान से देखो, आराम से देखो। दूसरा डायग्राम डालूं? अच्छा नहीं है ये? नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है ना।